सर, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली घर पर पूछताछ चल रही है, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी ईडी की काफी कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार अब सामने नजर आने लगी है। इसलिए सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसलिए ईडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंट है, उसके हाथों विपक्षी नेताओं को परेशान करने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिर्फ विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए और इंडिया गठबंधन के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मैं इसकी टाइमिंग पे सवाल उठाना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई केस था, अगर ऐसा कोई मामला है, तो फिर पिछले 9 साल से क्या मोदी सरकार सो रही थी? क्यों मोदी सरकार ने अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं की? क्यों ईडी ने इस पे जांच पूरी करके अभी तक सजा नहीं कराई अगर कोई कल्प्रिट था तो? और अगर नहीं था तो क्लीन चिट दे देना चाहिए था। मुझे लगता है कि ईडी का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार इंडिया के हाथों अब साफ तौर पे नजर आने लगी है। पिछले जो चुनाव हुए राज्यों के हुए थे, उसमें ईडी का डर दिखाया गया था। देखिए, निश्चित तौर पे हर जगह जहां भी चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ छोड़ा जाता है, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनको डराने के लिए। ये सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। वरना अगर इतने पाक साफ है मोदी जी, तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि कोई खास परहेज नहीं है भ्रष्टाचार से मोदी जी को। वो अब स्पष्ट तौर पे नजर भी आ रहा है। अगर आप 9-9 साल तक किसी कार्रवाई को होल्ड रखते हैं और चुनाव से ठीक पहले एजेंसीज को कहते हैं कि अब जाके कार्रवाई कीजिए, तो इसका साफ स्पष्ट मतलब है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है। और मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन का बनना, जो 2 दौर की बातचीत हो चुकी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, हरियाणा को लेकर के, दिल्ली को लेकर के, बाकी राज्यों को लेकर के, उसका डर भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, और वो भी जो हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी में जिस तरह से नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे अशोक तंवर हो, चिन्मय चौधरी हो, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से कोई खास फर्क पड़ता है। आप देखिए, पंजाब के अंदर भी कुछ नेता पार्टी छोड़ के गए थे। हो सकता है भगवान ने उनको नहीं इस रोल के लिए रखा हो सकता है उनके नसीब में नहीं है। हरियाणा के अंदर सरकार जब बने, जब हम सेवा कर रहे हो हरियाणा की, तो उन लोगों के भाग्य में नहीं है लोगों की सेवा करना, इसलिए भगवान ने उनसे ऐसा निर्णय करा दिया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के हर गांव के अंदर 21-21 मेंबर की कमेटी है। 1.5 लाख से ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड होल्डर पदाधिकारी आज के दिन में हरियाणा में हमारे हैं। अगर कोई 2-4-5 साथी छोड़ के भी जाते हैं, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, संगठन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो जो भी साथी इस संघर्ष में हमारे साथ आना चाहें, उनका दिल खोल के स्वागत है। और जो इस संघर्ष के रास्ते पे नहीं चल सकते, जिनके बस की बात नहीं है संघर्ष करना, उनका भी को पूरा मान सम्मान दिया गया जिस तरह केजरीवाल जब उनको की मतलब आम आदमी पार्टी, तो क्या आप पार्टी के अंदर इस पार्टी को छोड़कर चले गए? देखिए, मुझे तो आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं है, ये जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है। लेकिन सभी साथियों के लिए ये लागू होता है कि जो भी साथी संघर्ष में हमारे साथ आते हैं, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं, उनको सर आंखों पे बिठाते हैं, उनको अपने संघर्ष में साथ लेके चलते हैं। अगर किसी साथी को ये संघर्ष रास नहीं आता है, तो अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि भाई, अगर कोई टिकट या पद के लालच में आम आदमी पार्टी में आया तो आज छोड़ दे पार्टी। लेकिन अगर कोई संघर्ष करने के लिए, देश बदलने के लिए हमारे साथ आया है, तो उनका दिल खोल के स्वागत है। और ऐसे सब पंजाब का चुनाव लड़े, चंडीगढ़ में अब आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, और भगवान ने चाहा तो 2024 में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। वही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक जन संदेश यात्रा निकाल रहा है, कोई घर घर यात्रा निकाल रहा है, तो इसको लेकर किस तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की, जो जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस के अंदर लगातार चलती रहती है। और शायद इसी वजह से 3 राज्यों के जो नतीजे आए वो भी इसी कारण से था। मुझे लगता है कि कांग्रेस के संगठन के अंदर जो कमियां हैं, उसको दूसरी पार्टियों से सीखना चाहिए। इंडिया गठबंधन में बहुत से ऐसे दल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे बुरी तरह से हराया है, समय समय पे अपनी ताकत का एहसास कराया है। उनसे संगठनात्मक चीजें सीख के, पॉलिटिकल लाइन सीख करके, उनको साथ ले करके, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। वही जब मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने घोषणा की थी कि अप्रैल में हम 10,000 युवाओं को भेजेंगे, तो अब उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये बहुत शर्मनाक है कि आप देखिए, 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर इस वक्त खाली है।
हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में नौकरी नहीं दे रहे हैं, उन 2 लाख पदों को नहीं भर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इजराइल भेजेंगे 10,000 युवाओं को हरियाणा के। क्यों भेजना चाहते हैं इजराइल? क्योंकि इजराइल में इस वक्त युद्ध चल रहा है। इजराइल से सारी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए हैं। हमारे 10,000 बच्चों को खट्टर साहब मरने के लिए इजराइल भेजना चाहते हैं। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। ये बहुत गलत है। अगर खट्टर साहब युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं तो 2 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी जो हरियाणा के अंदर खाली है, पहले वो पद तुरंत प्रभाव से भरे जाएं। हरियाणा के अंदर तो आप एक भी नौकरी दे नहीं रहे हैं। पिछले बजट में कहा था कि 60,000 नौकरी देंगे हरियाणा के अंदर इस साल में। 1,000 नौकरी भी अगर पिछले एक साल में दी हो तो सार्वजनिक करें उसका डाटा। हरियाणा में आप नौकरी दे नहीं रहे हैं, अपनी झूठी कसम खा रहे हैं विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, और इजराइल भेज रहे हैं जहां पे हमारे युवाओं की जान के ऊपर खतरा है। तो मैं इसकी आलोचना करता हूं। खट्टर साहब का ये डिसीजन बहुत गलत है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी है इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं, सैलरी ज्यादा है या काम धंधा नहीं है। नहीं, देखिए, मरता क्या ना करता, युवाओं के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर। अब खट्टर साहब पीछे एक स्कीम लेके आए थे कि जिसकी शादी नहीं होगी उसको पेंशन देंगे। मैं तो तब भी कह रहा था कि खट्टर साहब 9 साल पहले अगर आपने नौकरी दे दी होती इन युवाओं को तो इनकी शादी हो जाती। न्योतों में जाते जाते नहीं थकते मुख्यमंत्री जी, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, नौकरी नहीं दी। 2 लाख सरकारी पद हरियाणा के अंदर खाली हैं। ऐसी स्थिति में अगर 25 लाख युवा बेरोजगार होगा तो कल को वो नशे की लत में भी जाएंगे, परसों को वो क्राइम में भी जाएंगे। और जिसको जहां मौका मिल रहा है, ये डंकी कल्चर जो हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है, विदेश जाने की जो प्रथा बढ़ रही है हरियाणा के अंदर, क्यों बढ़ रही है? लोग अपनी जमीनें बेच बेच के विदेश क्यों जा रहे हैं? उसका कारण सिर्फ यह है कि यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया खट्टर साहब ने, और हरियाणा के युवाओं से नफरत करते हैं खट्टर साहब। ये सारी चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं हरियाणा के युवाओं को, इसलिए ये कल्चर बढ़ रहा है। और ये एक बात सामने आई कि सिर्फ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट और सिर्फ लेबर टाइप के लोग ही भेजे जा रहे हैं। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर नौकरी देने की नीयत होती खट्टर साहब की तो हरियाणा में ही नौकरी दे देते। पंजाब में बिल्कुल साथ लगता स्टेट है, 40,000 नौकरी एक साल के अंदर दी है और लगातार नौकरियां वहां पे दे रहे हैं सरकारी नौकरी। तो हरियाणा के अंदर भी दी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते हैं। स्कूलों के अंदर 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,500 5,000 पद खाली हैं। डॉक्टर्स के 6,000 पद खाली हैं। आप किसी विभाग में देख लीजिए, इतने पद खाली हैं कि अगर हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने लगे खट्टर साहब सरकारी नौकरी, तो हरियाणा के युवा भी खुश हो जाएंगे और सरकार का भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन खट्टर साहब को पता नहीं क्या दुश्मनी है। जो भर्तियां भी होती हैं उसमें कहते तो ये थे कि 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को देंगे। वो तो एक जुमला निकला ही निकला, लेकिन अब तो जो भर्तियां हो रही हैं उसमें 75% हरियाणा के बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं खट्टर साहब। ये एक सुनियोजित साजिश हरियाणा के युवाओं के खिलाफ भाजपा सरकार कर रही है। इस तरह से जो बीजेपी है राम मंदिर को बनाने की कोशिश की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूरा एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, उसको चुनाव को भी देखते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने उसकी काट निकाली? जिस तरह से दिल्ली में भी हर विधानसभा में हनुमान चालीसा पाठ, रामायण पाठ का होगा। नहीं, देखिए, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना मुझे नहीं लगता है कि वो राजनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी आदत है कि वो धर्म और राजनीति को मिला करके देखते हैं। हम लोग तो पहले से ही आप देखें तो हम लोग ये कार्यक्रम पहले से भी विधायकों के थ्रू चला आ रहा था। इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोगों ने लागू किया है और ये तो अच्छा है ना। अगर सुंदरकांड जैसा कोई अच्छी चीज सुनने को लोगों को मिले और अच्छा माहौल मिले, तो आप देखिए कि वहां मंदिर में तो बहुत लिमिटेड इनविटेशन दिए जा रहे हैं कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो सुंदरकांड में हर विधानसभा में हमने किया और सबको आमंत्रित किया कि सब आइए इस धर्म के काम में हिस्सा लीजिए। हम तो हरियाणा में भी ये सोच रहे हैं कि हर जिले के अंदर सुंदरकांड कराया जाए, हरियाणा के अंदर भी आयोजित किया जाए और वहां पे लोगों की भागीदारी हो। इस धर्म के काम में सब हिस्सा लें। राम सबके हैं, किसी एक के थोड़ी है। तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगी जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। राम के नाम पे अगर कोई वोट मांगता है तो वो चुनावी प्रक्रिया को धर्म के साथ मिक्स करना है, जो कि गलत है। भगवान राम जैसा राज्य कहते थे, जिसको हम राम राज्य कहते हैं, वो राम राज्य की परिकल्पना क्या है? वो राम राज्य की परिकल्पना वही है जो आज के दिन में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। अच्छी बिजली पानी की सुविधा हो, मूलभूत सुविधाएं हो, अच्छे स्कूल अस्पताल हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। यही तो राम राज्य की कल्पना है कि सब लोग खुश रह सके वहां पे।
दिल्ली के अंदर उसी राम राज्य को उसकी कल्पना को साकार करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार वही काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा इन्हीं मूल्यों के ऊपर टिकी हुई है। तो मुझे लगता है कि यही भगवान राम का नाम जपना है कि आप राम राज्य की कल्पना को साकार कर सकें, और भगवान राम का सच्चा भक्त भी वही है जो उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चल सके और सभी लोगों की सेवा करते हुए मूलभूत सुविधाएं सबको उपलब्ध करा सके।